Hello everyone, how are you all doing? Guys, I hope you all are all right. And today we are going to start with the last part of our beautiful chapter number 18, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, देन वी विल मूव ऑन टू द डबल सर्कुलेशन एंड द लास्ट टॉपिक विल बी डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमारे रहेगी लास्ट वीडियो। एंड गाइस आई होप कि आपको एनसीईआरटी के जो 4 पार्ट्स है, यानी कि दिस इज़ द 4th पार्ट, राइट। तो जो 4 पार्ट्स है, मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई, जैसे 25 to 30 मिनट्स की, ठीक है। ज़्यादा देर की नहीं बनाई मैंने, इतनी ही रेंज रखी अपने वीडियोस की, ताकि आप एक साथ उनको अच्छे से सुन सको। और ज़्यादातर मैंने एक वीडियो में 2 या 3 ही टॉपिक समझाए हैं आपको, है ना। और लास्ट वीडियो तो पूरी मैंने कार्डियक साइकिल को डिवोट करी थी, है ना। तो कहने को हमारे पास ये एनसीईआरटी रीडिंग है, लेकिन हाँ, हम डिटेल में भी पढ़ रहे हैं साथ साथ एनसीईआरटी के, ठीक है। मैं आपको वन शॉट्स भी दे दूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। वन शॉट में पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, उससे पहले डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को। अब देखो, हमने हॉस्पिटल्स वाली जो मूवी देखते हैं ना, हम कई बार टीवी में क्या होता है, टेलीविज़न में हमें दिखाते हैं ना, कि जैसे वो हमें इस तरीके का वो डायग्राम दिखाते हैं, उस मशीन पे इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं, राइट। और जब वहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है ना, जब वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, हम समझ जाते हैं क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये क्या है हमारे पास, ये है ईसीजी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी, ठीक है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये साउंड देखो कैसे आती है, पिप 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 पी, इस तरीके की साउंड होती है, राइट। एज अ पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, पिप 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 पी, इस तरीके की यहाँ पर मशीन की साउंड होती है, ठीक है। ये और लब डब हमने क्या देखी थी, लब डब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी। लब डब कैसे होती है, लब होती है जब हमारे पास, देखो दोनों ही कब होंगे, वेव्स के क्लोजर पे। लब वाली फर्स्ट हर्ट साउंड कब हमें सुनने को मिलेगी, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेव्स बंद होंगे। डब यानी कि सेकंड हर्ट साउंड। देखो गाइस, लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट्स बताने रह गए थे, सॉरी फॉर दैट, अभी लिख लो। डब वाली जो डब वाली होती है, दैट इज डल, लो पिच, जस्ट अ सेकेंड, high pitch, and it is low pitch, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ लिख लेते हैं लब और डब के बारे में। चलिए लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट लब, ठीक है। तो लब का फर्स्ट पॉइंट तो हमें पता ही है, कब जनरेट होगी, जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेव्स क्लोजर of bicuspid and tricuspid whales। सेकेंड पॉइंट, एल से ही याद रखने हैं, 3 पॉइंट बताऊंगी, एल से ही याद रखोगे। लाउडर, लाउडर, लो पिच, ठीक है। और लो पिच में भी कितनी होती है पता है आपको, अराउंड 45 हर्ट्ज, ठीक है। एंड इट इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये 3 पॉइंट्स हैं एल से, तीनों ही आपको याद रखने हैं, अराउंड ऑफ 0.15 सेकेंड, तीनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लाउडर, लो पिच एंड लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द डब। अब डब वॉइस पे चलते हैं। डब कब होगी, जनरेटेड ऑन द क्लोजर ऑफ SLV, सेमी ल्यूनार वेव्स, एंड उसके बिल्कुल अपोजिट टल, हाई पिच्ड लिखेंगे, हाई पिच्ड 50 हर्ट्ज की, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 50 हर्ट्ज होती है, लब में मैंने आपको बताया था अप्रॉक्सीमेटली 45 हर्ट्ज। एंड जैसे लब लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है, डब शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है, ठीक है। लब और डब के बारे में पॉइंट्स क्लियर। एक पॉइंट और जो कि रह गया था, जिससे क्वेश्चन
100% आ सकते हैं। ठीक है, एक है कॉर्डेट एंटीने के बारे में, कॉर्डेट एंटीने, कॉर्डेट एंटीने। क्वेश्चन है PYQ, ठीक है, PYQ है, इफ कॉर्डेट एंटीने ऑफ राइट वेंट्रिकल कट डाउन देन व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि कॉर्डेट एंटीने राइट वेंट्रिकल की बात करिए ना, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर जाता है, कंफ्यूजन नहीं करनी, नहीं होने चाहिए कंफ्यूज। ब्लड फ्लो जो पल्मोनरी आर्टरी का होगा ना वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कॉर्डेट एंटीने मजबूती दे रहे हैं, तो मजबूती दे रहे हैं तो वहाँ पर वेल्स मजबूत कर रही हैं, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, जो सैन होता है ना, साइनो ऑरिकुलर नोड के बारे में 2 पॉइंट्स बता देती हूँ। साइनो ऑरिकुलर नोड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मसल से बना होता है ह्यूमंस के केस में, मेड ऑफ मसल्स इन आर केस। ठीक है, इन आर केस। ठीक है, अगर ये, इसीलिए हम अपने जो है हार्ट को, मतलब मायोजेनिक होता है ना हमारा, इस केस ऑफ न्यूरोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट के केस में जो हमारे पास साइनोऑरिकुलर नोड यानी कि नोडल टिश्यू, ठीक है, नोडल टिश्यू जो है वो नर्व्स का बना होता है। प्लस अदर पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको, वो है कि वाई एसएन इज नोन एज पेस मेकर। वाई, क्योंकि ये मैक्सिमम डीपोलराइजेशन शो करता है, मैक्सिमम डीपोलराइजेशन शो करता है। ठीक है, सो ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए ना आपको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। इतने पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। चलो तो फिर अब देखो, यहाँ पर ये हमने देख लिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नाउ मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन को। देखो वैसे थोड़ा सा उल्टा है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान हम रखेंगे क्योंकि हम बार बार रिपीट करके पढ़ते हैं, हम NCERT पढ़ते हैं, तो हमें पता है क्या इम्पोर्टेंट है और क्या हमें याद रखना है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मशीन क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो मशीन होती है। एंड ग्राम वाला, ठीक है, ये ग्राम वाला क्या होता है, वो हमें मिलता है उस मशीन से, यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. Cardiac cycle लास्ट क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अब इस ECG को देख लो। ठीक है, सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं इस डायग्राम में ही, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P is representing what? P is representing, okay, P is representing atrial depolarization, atrial depolarization। ठीक है, अब हमारे पास ये QRS कॉम्प्लेक्स, ये नॉट कॉम्प्लेक्स, सॉरी गाइस, ये जो QRS वेव है हमारे पास, ये क्या शो कर रही है, QRS is showing ventricular depolarization and last remaining क्या है, remaining one is your T1। ठीक है, T वाला क्या शो कर रहा है, T शो कर रहा है आपको वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रियल रिपोलराइजेशन। ठीक है, देन योर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, देन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ये पूरा ग्राफ हो गया, ऐसे ही NCERT में मार्क कर लो। ठीक है, यही पूरा ग्राफ आपका बन गया। अभी एक्सप्लेन कर दूंगी ना, फिर क्लियर हो जाएगा कि ये सभी क्या हैं। देखो नाउ, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आ गई और वो हमें लिखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपको पता है किसने दिया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाज गिवन बाय एंथवन।
ठीक है। एंड एंथोवन ने दिया था, प्लस एंथोवन ट्रायंगल भी एक चीज़ को बोलते हैं, जो कि है कि वो जो रॉड्स होती है वो कहाँ पर हमें फिट करनी होती है, दोनों रिस्ट पे, बोथ रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल। तो ये तीन चीज़ें हो गई, दोनों रिस्ट और लेफ्ट एंकल, तो इसको क्या बोल दिया, एंथोवन ट्रायंगल, ठीक है। नाउ अगर बिल्कुल डिटेल वाली हार्ट एवेल्यूएशन फंक्शनिंग हमें चेक करनी है तो बहुत सारी हम लीड्स वहाँ पर चेस्ट रीजन में भी अटैच कर देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर तो ज़रूरी है करना, ठीक है। यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड ईसीजी की ही बात करेंगे। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर फ्रॉम पी टू टी, PQRST, है ना। तो यहाँ से ये सभी लेटर्स जो है डिनोट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हार्ट की। द पी वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, ठीक है। पी वेव इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन शो कर रही है एट्रिया की, यही मैंने आपको बताया। विच लैड्स टू द, अब एट्रिया की डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, ठीक है। एट्रिया की डीपोलराइजेशन से क्या होता है, एट्रिया की contractions which leads to the contraction of the both atria, ठीक है। और उसके बाद क्या होगी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। नाउ यहाँ पर जो टी वेव है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में वो प्रेजेंट थे उससे नॉर्मल स्टेट में, यानी कि रीपोलराइजेशन, ठीक है। और एंड ऑफ टी में वेव क्या मार्क करता है, एंड ऑफ सिस्टोल, यानी कि ये हमें क्या मार्क कर रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल एक तरह से, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। याद हो गया सभी को। देखो कार्डियक साइकिल जिसको क्लियर है ना ईसीजी में, तो उसको कोई डाउट होना ही नहीं है, राइट। Obviously, by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, देखो अब हमें हार्ट रेट का पता है ना, हार्ट रेट ऑन एन एवरेज कितना होता है, हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट। तो अब ये देखो since the ECGs obtained from different individual have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease. This is also very important और इसीलिए ECG करी जाती है हार्ट के डिजीजेस को चेक करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। वन कैन डिटेक्ट द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, यही मैं आपको यहाँ पर बता रही थी कि QRS कॉम्प्लेक्स है कितनी बार आए हैं वही जान के हम बता सकते हैं, वही काउंट करके। नाउ कमिंग ऑन टू द डबल सर्क्यूलेशन। अब देखो यहाँ पर डबल सर्क्यूलेशन में ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज एंड द वेन्स, ठीक है। मतलब क्या है, आर्टरी से वेन से, आर्टरी से और वेन से, मतलब एक स्ट्रिक्ट पाथ फॉलो करेगा बेसिकली। ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, और एक आर्टरी और वेन की कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर होती हैं। इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथीलियम, ठीक है। और इनर है तो हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा। फिर मिडल वाली कौन सी होगी, मिडल वाली होगी लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। द ट्यूनिका मीडिया मीन्स मिडल, ठीक है। And an external layer of fibrous connective tissue with collagen fibers, external layer कैसी है, fibrous connective tissue की with collagen fiber, ठीक है। The tunica media is comparatively thin in the veins. It is very important line, very important, मार्क करो अभी की अभी। तो ये क्या है, ट्यूनिका इंटीमा, ये क्या हो गई, देखो
ये क्या है, सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा, उससे बाहर वाली बीच वाली क्या हो गई, ट्यूनिका मीडिया, और सबसे बाहर वाली क्या हो गई, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्लियर हुआ सभी को? बीच वाली क्या है, ट्यूनिका मीडिया, सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा, सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्लियर हो गया सभी को? वीन्स में जो ट्यूनिका मीडिया यानी कि जो बीच वाली लेयर होती है वो पतली होती है। एज मैंशनड अर्लियर, ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के पास जाता है, ठीक है, इनटू द एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल का कहाँ जाएगा, एओर्टा के पास जाता है, पता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। नाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरीज पास ऑन टू लंग्स। पल्मन मीन्स लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड टुवर्ड्स दी ऑर्गन। तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ लेकर जाएगी, लंग्स के पास, फ्रॉम वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय दी पल्मोनरी वीन क्या करती है, हार्ट के पास लेकर जाती है ब्लड को। तो ये कैसा लेकर जाएगी, क्योंकि ये पल्मोनरी वीन है, ठीक है। वहाँ लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन आती है ना, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हम लंग्स के पास जाती है, तो लंग्स से वाया डिफ्यूजन पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट के पास जाती है, एंड कहाँ पर एंटर कर दिया वो, लेफ्ट एट्रियम में। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्लियर हुआ। हार्ट से हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी लेकर गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ चला गया, लंग्स के पास, और लंग्स से फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर, ठीक है, पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ये क्या हो गई, पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ the oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries। अब यहाँ पर aorta जो होती है वो oxygenated blood, क्योंकि इसको तो पूरी बॉडी में देना है ना aorta को, तो oxygenated blood कैरी करती है, तो वहाँ पर क्या होगी, network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, from where the deoxygenated blood is carried by a system of venules, veins and vena cava। ठीक है, तो venules, ठीक है, वेन्यूल्स, वीन्स एंड वेना कावा। तो ये क्या होगा, वीन्स के पार्ट है, ये वीन्स की कैटेगरी, और ये क्या है, आर्टरीज की कैटेगरी, एंड एम्प्टेड इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें समझना है कि लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स ला रहे हैं, एंड हमारे पास राइट एट्रियम में ये वेना कावा, वेन्स और वेन्यूज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज कर रही हैं। दिस इज द सिस्टमिक सर्क्यूलेशन। जो बॉडी पार्ट से जो वेन्स वाली हुई ना, मतलब जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो हुई सिस्टमिक सर्क्यूलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने कही लंग्स वाली, ठीक है, कौन सी कही हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स वाली, जहाँ पर लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें देते हैं हमारे हार्ट को, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से ही सारी ये जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है टिश्यूज़ को मिलती हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल सब्सटेंसेस एलिमिनेट हो जाती हैं। यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर ट्रैक्ट ऑल्सो। इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर ट्रैक्ट को हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। Hepatic portal vein carries blood from the intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation। ये है एक hepatic portal system का काम, ठीक है। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम देख रही हो कितने सारे, 4 सिस्टम समझा दिए मैंने। पल्मोनरी सिस्टम, सिस्टमिक सर्कुलेशन, देखो मतलब ये तो सर्कुलेशन के टाइप थे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, systemic circulation, फिर hepatic portal system, and now coming on to the coronary system। Coronary system of blood vessels is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature। हार्ट के अंदर भी तो ब्लड की रिक्वायरमेंट है ना, हार्ट के अंदर थोड़े ना ऐसा है कि यहीं से वो अपना ब्लड डिफ्यूज हो रहा है, नहीं, हार्ट को भी अलग से चाहिए, तो फिर उसके लिए कोरोनरी है ना, कोरोनरी सिस्टम, तो टेंशन नहीं लेने का, हार्ट
हार्ट के पास भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें काम करना है नेक्स्ट। अब ये देखो, ये समझना इम्पोर्टेंट है, आर्टरी में ये आर्टरी है, ये वीन है, और ये क्या है, कैपिलरी। देख रहे हो वीन्स में ये ट्यूनिका मीडिया पतली है ना एज कंपेयर टू योर आर्टरी। देखो अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन का पूरा सिस्टम सिमेट्रिक व्यू दे रखा है आपको यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारे पास राइट एट्रियम। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया था आपको, फिर से आओ, वापस से यहाँ पर आओ और यहाँ से याद करते हुए चलो। देखो पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन के सब ब्लड देती है ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया लेफ्ट एट्रियम के पास, ठीक है। और वेना कावा कैसा ब्लड देती है, डीऑक्सीजनेटेड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास चला गया, राइट एट्रियम के पास। याद हो गया सभी को। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल याद कर लो क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम के पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वीन के थ्रू। देखो ये आ रहा है ना यहाँ से, पल्मोनरी वीन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पूरी बॉडी को देना पड़ेगा, और बॉडी को क्या देता है, ब्लड, और अयोर्टा ट्रांसफ़र करती है, अयोर्टा आर्टरी, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे, यही कैपिलरीज वगैरह हो गए, कैपिलरी है ये, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास आर्टरी है, एयोर्टा का यहाँ पर ये डायग्राम दिखा रखा है। ये कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्सेंट होती हैं। कैपिलरीज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज नहीं होती, तो समझो अब बात को, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरी बॉडी को ब्लड मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम को मिल जाएगा, एंड राइट एट्रियम पल्मोनरी आर्टरी। अगेन रिवाइजिंग, आर्टरी क्या करती है ब्लड को, आर्टरी क्या करती है ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट, इतना ध्यान रखो बस। और ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शंस हैं। नो गाइस, जस्ट रिमेंबर दिस डेफिनेशन। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको अपने आप याद हो जाएगा कि भाई अयोर्टा को बॉडी पार्ट्स को देना है ना ब्लड, तो बॉडी पार्ट्स को तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी कैरी करेगी, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेट कर देगा उस ब्लड को। तो यही पूरा सिस्टम हो गया। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये आपको पूरा टिप्स पे याद होना चाहिए, हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से मैंने यहाँ पर समझा दिया। नाउ कमिंग ऑन टू द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो अब ये इम्पॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखो कि जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है, जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, ये रिलीज़ करता है एमरजेंसी हॉर्मोन्स, ठीक है। एंड PANS यानी कि पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा नर्वस सिस्टम है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। ये ध्यान रखो बस, कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है हार्ट की, वो कौन इंट्रिंसिकली रेगुलेट करती हैं, यानी कि ऑटो रेगुलेट करती हैं हमारी जो मसल्स है, नोडल टिश्यू बताई थी मैंने आपको, स्पेशल मसल्स, इसीलिए हमारे हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं, ठीक है। यही हमारी डेफिनेशन है कि मायोजेनिक क्यों कहते हैं हमारे हार्ट को, बिकॉज नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज दे आर ऑटो रेगुलेटेड by specialized muscle nodal tissues, hence the heart is called myogenic. Special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system, ठीक है। यानी कि medulla oblongata में भी हमारा हार्ट को रेगुलेट करने का एक सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। वो भी कार्डियक फंक्शन को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर सकता है। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स यानी कि पार्ट्स ऑफ ANS कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट,
द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड इसी से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम के दौरान नॉर्मली काम चल रहा होता है, हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड द कार्डियक आउटपुट आर ऑल नॉर्मल। एड्रिनल मेड्युलरी हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक तो एड्रिनल मेड्युलरी हॉर्मोन्स कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, और एक ये मेडुला ऑब्लंगाटा भी मॉडरेट कर सकता है। Now coming on to the last topic of our class, that is the disorders of the circulatory system. Disorders of the circulatory system. तो high BP, hypertension is the first disorder जो कि हमें पढ़ना है। Hypertension is the term for blood pressure that is higher than normal। ठीक है, 120/80 नॉर्मल हमारा प्रेशर है, हार्ट प्रेशर, ठीक है, जिसमें से कि अब हमारे पास जो 120 है ना, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग व्हाट, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि हमारा हार्ट जब सिस्टोल है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर जनरेट हो रहा है दैट इज़ योर सिस्टोलिक प्रेशर, अपॉन में इट इज़ योर डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर ये 120 और 180 मतलब 120 और 80 है ना, किस चीज़ में मेज़र होते हैं, mmHg में, यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी प्रेशर। ठीक है, और अगर किसी बंदे का, किसी ह्यूमन का, इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ बीपी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ 140/90, ठीक है, यानी कि इसका भी 20 इंक्रीज, इसका 10 इंक्रीज, अगर इतना ज़्यादा है ना, या फिर इससे भी ज़्यादा है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर बीपी हाई है, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, और इससे हार्ट डिजीज़ेस हो सकता है, हमारे ब्रेन और किडनी को भी अफेक्ट करता है हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो, जब हाई ब्लड प्रेशर इतना होगा 140/90, तो हमें सॉल्ट कंटेंट कम कर देना चाहिए अपनी डाइट में। ठीक है, नमक कम लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम नमक कम लेंगे, देखो किसी का अगर बीपी इतना ज़्यादा है ना, और उसको अगर नॉर्मल पे लाना है, तो मैं कैसे लाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। नमक कम खाना पड़ेगा। और अगर कोई पूछे भाई नमक कम क्यों खाना है, नमक तो टेस्टी होता है, मतलब हम लेते हैं ना सब्जी वगैरह में डाल के, तो नमक अच्छा लगता है हमें, है ना, नमक से टेस्ट आता है, तो हमें कम क्यों करें हम। तो आप उसे समझाना कि सॉल्ट कंटेंट अगर कम होगा तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम होगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, है ना। वाटर रिटेंशन कम होने से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, एंड ब्लड वॉल्यूम कम होने से बीपी कम हो जाएगा, यानी कि हमारे पास नॉर्मल स्टेट आ जाएगी। राइट, हैप्पी। फिर आप आसानी से समझा सकते हो। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड इज योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज को हम क्या बोल देते हैं, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस। एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, इट अफेक्ट्स द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। कॉरोनरी आर्टरीज पढ़ाई थी ना मैंने, आपको बताई थी ना, कॉरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड देती है। ठीक है, और ये उसी को अफेक्ट कर देता है डिजीज़ का। CAD डिजीज़, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस इतना खतरनाक डिजीज़ है कि जो आर्टरीज ब्लड अपने हार्ट को दे रही है ना, वही रुक जाती हैं, वहीं पर जो है स्टक हो जाता है मामला, वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं, फैट डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल या फिर फाइब्रस टिश्यू, इनके डिपोजिशन से, ठीक है, विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरो। अब मान लो हमारी आर्टरीज का ल्यूमन इतना है, ठीक है, यहाँ से आसानी से ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन मान लो इस तरीके से कैल्शियम डिपोजिशन हो गई, ठीक है, कैल्शियम डिपोजिशन हो गई, या फिर हमारे पास कैल्शियम डिपोजिशन हो गई, या फिर हो सकता है फैट डिपोजिशन हो गई। तो इस वजह से क्या हो रहा है, कुछ भी मतलब फाइब्रस टिश्यू कुछ भी अगर यहाँ डिपॉजिट हो रहा है ना, तो देखो लेट्स सपोज ओवरऑल अब आपका नेट रिजल्ट क्या हो गया, ये हो गया, तो अब क्या ब्लड आसानी से फ्लो कर पाएगा इतने से एरिया में, नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वो प्रेशर जो चाहिए ना, उससे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ मिलेगा, इतना सा स्पेस है, ब्लड को इतना ज़्यादा ब्लड को जाना है, तो कैसे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। सो यही प्रॉब्लम हो जाएगी CAD में। ठीक है, ठीक है। एंजाइना की अगर मैं बात करूँ तो एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। ये इसका सिम्टम क्या है, सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन,
symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart. हार्ट के पास अगर ऑक्सीजन, जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अगर उतनी ऑक्सीजन नहीं जा रही तो क्या हो जाता है? एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन, ठीक है, मैन एंड वुमेन, किसी को भी हो सकता है ऑफ एनी एज, और मोर कॉमन किस में है? मिडल एज एंड एल्डरली पीपल्स में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि एक्यूट चेस्ट पेन इज सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन कब मिलता है हमें? ये आंसर हो जाएगा। या फिर किसके केस में मिलता है? एंजाइना के केस में। occurs due to conditions that affect the blood flow. Heart failure is your last disease. Heart failure क्या है? Heart failure means the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. यानी कि ब्लड जितना पंप जितने अच्छे से करना चाहिए था, हार्ट उतने अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, इसको कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कह देते हैं, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। तो हार्ट फेलियर का मेन सिम्टम क्या है? कंजेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। और हार्ट फेलियर गाइस याद रखना, हार्ट कार्डियक अरेस्ट के सिमिलर नहीं है। हार्ट फेलियर इज नॉट सिमिलर टू कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, ठीक है। तो अब कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा? हार्ट रुक ही जाएगा, हार्ट स्टॉप ही कर देगा बीट करना। और हार्ट अटैक के केस में क्या होता है? व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, ठीक है। तो हार्ट फेलियर के बारे में बताया, लेकिन उसके साथ साथ दो डिजीज़ के बारे में और बता दिया, दैट इज़ योर कार्डियक अरेस्ट एंड योर हार्ट अटैक, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया, पसंद भी आया होगा, ठीक है। एंड गाइज अगेन आई एम टेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है ना अगर इस पार्ट से तो बिल्कुल पूछ लेना। एंड आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग।